नमस्कार। कार्यक्रम साहित्य दर्पण में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, साहित्य के इस दर्पण में हमें कभी हमारे देश का गौरव नजर आता है तो कभी उस गौरव को प्राप्त करने के पीछे का संघर्ष भी दिखाई पड़ जाता है। कभी हमें सामाजिक विसंगतियां नजर आती हैं तो कभी उनका समाधान भी दिखाई पड़ता है। कभी ऐसा लगता है जैसे हमें उसमें प्रकृति दिखाई पड़ रही है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं नजर आ रही हैं, तो कभी उनके संरक्षण और संवर्धन की पुकार भी हमें सुनाई पड़ जाती है। देखते हैं कि आज के साहित्य दर्पण में क्या कुछ नजर आने वाला है। आज जो नजर आएगा वो उकेरा गया है उस कलम से जिस कलम को थामा है अंचल की प्रख्यात कवयित्री खुदेजा खान ने। अब इनकी पहचान एक समीक्षक और एक संपादक के रूप में भी है। खुदेजा जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खुदेजा जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो 5वां काव्य संग्रह आया है सुनो ज़रा, उसकी अंचल में इन दिनों बड़ी चर्चा है, तो ये सुनो ज़रा में आप क्या सुनाना चाहती हैं और किसको संबोधन है? ये समकालीन कविताओं का ही मेरा काव्य संग्रह है जिसमें हमारे समाज, परिवेश, पर्यावरण, प्रकृति और सामाजिक संबंधों की पड़ताल की गई है। मेरे अंदर की जो भी भाव, संवेदनाएं और विचार हैं उन्हीं से मैं पाठकों को अवगत कराना चाहती हूँ। जी, बहुत खूब। तो आपके इस काव्य संग्रह के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी। अच्छा, जानना चाहेंगे कि एक कवयित्री के रूप में अगर हम कहें कि आप परिभाषित करें कि कविता क्या है तो वो परिभाषा क्या होगी? कविता मैं कहूँगी कि बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील ऐसे भाव हैं जो हम कह नहीं पाते और अव्यक्त रह जाते हैं, और अगर हम किसी को डायरेक्ट कहें तो शायद बुरा भी लग जाए, तो हम उन्हें कविताओं में व्यक्त करते हैं। तो कविता से मानस का हृदय और मन बहुत आसानी से जुड़ जाता है, वही कविता है। अच्छा, देखिए, जब जुड़ाव की बात आपने की है तो जानना चाहेंगे कि खुदेजा खान का और कविता का आपस में रिश्ता क्या है और कैसा है? बहुत ही गहरा और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि कविताएं जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं लिख रही हूँ, और मुझे लगता है कि जब पाठक मेरी कविताओं को पढ़ेंगे तो शायद सब नहीं तो कुछ ज़रूर उससे कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे और उन्हें लगेगा कि ये मेरे मन की बात है। जिन्होंने आपके काव्य संग्रह में कुछ कविताएं पढ़ी हैं, निश्चित रूप से वो धन्यवाद के भाव से भरे हुए हैं, और इस काव्य संग्रह में आपकी एक कविता भी है, धन्यवाद, और मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए हमारे सभी दर्शकों को आप वो कविता सुनाएं। ज़रूर। तो शीर्षक है धन्यवाद। ये उन लोगों के लिए है जो बिना निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये कविता के भाव मेरे मन में आए कि कभी सकोरे में रख दिया पानी चिड़ियों के लिए चिलचिलाती धूप में, क्या बात। कभी घायल को पहुंचा दिया समय पर अस्पताल, बता दिया अजनबी को रास्ता, कर दी ज़रूरतमंद की मुश्किल में मदद, बचाया मुश्किल में फंसे किसी व्यक्ति को, उठाया गरीब की पढ़ाई का बोझ, 2 घड़ी बैठ गए बुजुर्गों के पास उनका हालचाल पूछने, बहुत सुंदर, करते रहे प्रकृति से प्रेम, उपकृत किया पर्यावरण को, छोटे छोटे योगदानों से बचाते रहे मनुष्यता, धरती की उर्वरता, ऐसे महानुभावों को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर और गहरा अर्थ लिए हुए आपकी कविता है। और निश्चित रूप से देखिए, जीवन का जो क्षेत्र है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, वहाँ पर जो भी निस्वार्थ काम करता है उसको धन्यवाद तो देना ही चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद जो है वो प्रेरक शब्द है, कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, इंसानियत से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये हम कर्म जो है ये मानवता से जुड़े हुए हैं। तो यही जानना चाहेंगे कि इस कविता के संदर्भ में आप अपना दायित्व क्या मानती हैं एक साहित्यकार के रूप में, या फिर कहें कि एक साहित्यकार का दायित्व होना क्या चाहिए? लिखा है वो सब मेरे दायित्व में आते हैं कि मुझे भी इसी तरह से करना चाहिए। जीव जंतु, प्रकृति और मनुष्यों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार और समानता का व्यवहार, और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करना चाहिए। और ये हर साहित्यकार को करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए, लेकिन करते नहीं है, ये भी सच है जी। लेकिन करना चाहिए। पता यह है कि केवल कलम से हम दूसरों को प्रेरित ना करें, हम जो कुछ लिख रहे हैं वो अंतर मन से आए भी और हमारे जीवन का हिस्सा भी बने। हाँ, आचरण और व्यवहार में भी आना चाहिए वो बात। कृतित्व और व्यक्तित्व, कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अच्छा खुदेजा जी, ये बताइए, कहते हैं कि कविता जो है वो साहित्य की एक कोमल विधा है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? कौन सी कोमलता होती है कविता में?
कविता मैं सोचती हूँ कि जो 9 रस होते हैं, जी सुख दुख रौद्र वीर घृणा विभत्स, तो उसमें जब हम श्रृंगार रस को लेकर आते हैं कविता में, जी हाँ। तो वो सबसे कोमल हो जाती है, क्योंकि प्रेम की अभिव्यक्ति जितनी कविता में संभव है, जी हाँ, उतनी और किसी विधा में संभव चाहे नहीं है। संयोग श्रृंगार हो चाहे वियोग श्रृंगार जी, दोनों जी तो हाँ। यही कविता का कोमल पक्ष है, बहुत कोमल पक्ष है। जी देखिए, शुरुआत बड़े से बड़े लेखक की कविता लेखन से ही हुई है, बाद में वो गद्य में आ गए, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, फिर उन्होंने कुछ भी विधा चुनी, लेकिन शुरुआत उन्होंने पद्य से की, क्योंकि ये सबसे कोमल है और ये बहुत हार्ट टचिंग है और बहुत ही सरलता से ग्राह्य है। हाँ, बड़ी ग्राह्य आसानी भी। से ये हाँ। जो है मन इसे स्वीकार कर लेता है। तुकबंदी में तो कर ही लेता है। जी आप हाँ। देखिए, जितने गीत हैं, छंद हैं, दोहे हैं, जी हाँ। लोकगीत हैं, तो उनमें एक लय है, रिद्म है, एक तुक है, जी। तो वो जल्दी हमको कर्णप्रिय भी लगते जी। हैं और हम आत्मसात भी कर लेते हैं उनको। अच्छा, जितनी कोमल विधा है कविता, उतनी ही ताकतवर भी है, बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत। तो ये जो कहना चाहिए कि एक मतलब संयोग जो है, बड़ा ही अनोखा संयोग है ये, विरोधाभास विरोधाभास भी है इसमें। जी जी बहुत कठोर है। कविता से ज्यादा मैं कहती हूँ कि कठोरता और संकल्प जी। और दृढ़ निश्चय जो एक कविता में है, वो निश्चय तो आप एक पेज में नहीं, 2 लाइन में, एक शेर में पढ़ के आप ले सकते हैं, ग्रहण जी कर हाँ। सकते हैं। ये ताकत है कविता की। तो कविता जो है बहुत ताकतवर है। जी बिल्कुल, जी बहुत हाँ। ताकतवर, और शायद- बस उसको समझने वाला होना चाहिए। जी हाँ। रुचि किसी की हो और पाठक हमको ऐसा मिले कि वो, और होता भी है, बदलाव आते हैं बाकायदा जी हाँ। लोगों को पढ़ने, साहित्य पढ़ने के बाद। अच्छा, ये बताइए कि एक कवियत्री के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में आपकी ताकत क्या है? मेरी ताकत है मेरी करुणा और संवेदना। जी कि मेरी संवेदना ये रहती है कि वो व्यक्ति के मनोभाव क्या है, जी। उसका मूड कैसा है, कहीं आहत ना हो वो, उसके विचार कैसे, उसके साथ में तारतम्य बिठाना। जी। तो संवेदनशीलता, भावुकता, संवेदना, सहानुभूति, दया, करुणा, ममता, वात्सल्य, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये मुझे जोड़ती हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा जोड़ती हैं, देखिए, और ये- वही कविता उपजती है फिर मेरी। जितने भी भाव आपने अभी नाम लिए, मुझे लगता है कि चाहे भारतीयता को परिभाषित करना हो या एक भारतीय नारी को परिभाषित करना हो, तो ये सारे तत्व, ये सारे भाव जो है, ये उसको बहुत बेहतर रूप से परिभाषित करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये कारण है कि आप एक महिला हैं, एक स्त्री हैं, इसलिए ये सारे गुण आपने चुने हैं, सारे भाव चुने हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए? नहीं, मैं हर स्त्री को ऐसा इस मापदंड पे नहीं मानूंगी। जी हाँ, हर स्त्री या हर पुरुष में इतनी संवेदना, इतनी ग्राह्यता, इतनी दया ये नहीं होती है। ये लेकिन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर जी। ये हो जाए तो मैं सोचती हूँ कि समाज में जो हम विषमता और विसंगतियाँ, विडंबनाएं देखते हैं, जी हाँ। वो असमानता, वर्ग भेद, वो चीज़ें ही मिट जाएंगी। फिर तो ये बिल्कुल धरती स्वर्ग जैसी हो जाएगी। तो साहित्यकार का यही तो प्रयास है जी बिल्कुल, हम कि चाहते उसकी हैं कविता के कि जरिए कहीं न कहीं जो है स्वर्ग बिल्कुल। निर्माण जो है वो आरंभ हो जाए। आरंभ हो, और हम एक सुदृढ़ सुगठित समाज की संरचना चाहते हैं। जी हाँ। कि ऐसा समाज हो जहाँ पे अत्याचार ना हो, जहाँ लड़ाई झगड़े ना हो, जहाँ जी। पे सब इंसानियत को सबसे पहले आगे लेके अपने जीवन में बढ़े, मानवता को। जी हाँ, आगे बढ़ें जीवन में आगे, लेकिन इसके पहले रुक करके आपकी एक कविता और सुने, ये मन हो रहा है शायद हमारे दर्शकों का। जी। ठीक है, तो ये जो मैं बातें कह रही थी उसी हाँ। से मिलती जुलती ये कविता है कि जीवन दान। जी, जीवन दान। बेतहाशा दौड़ते वाहनों की भीड़ में हाँफ रहा पर्यावरण, कंक्रीट की मीनारें होती जा रही ऊंची और ऊंची, अतिक्रमण अपना रकबा बढ़ाता जा रहा क्या है बात है। जी, दिनों दिन। पेड़ों की तलाश में हवा मारी मारी फिर रही, झुलसी पड़ी है धूप में। जी, जी। हवा भी बेहाल हो गई है जी हाँ। प्रदूषण से। रूठी हुई कुदरत के कहर से पनाह मांगता इंसान आधुनिकता के मलबे में दबकर सांस ही ना ले सकेगा। एक दिन मजबूर होकर वापस लौटना पड़ेगा आदिम युग में। कहीं बात। ऐसा ना हो कि मजबूर होकर लौटना पड़े। मतलब ये जो यात्रा है, आधुनिकता की वापसी विकास यात्रा की, जो है वो हाँ, शुरू होगी। बिल्कुल, कि मजबूर होकर वापस लौटना पड़ेगा आदिम युग में, प्रकृति से वापस दोस्ती करने, जहां मिलेगा उसके जीवन को नैसर्गिक जीवन दान। बहुत सुंदर भाव।
अब जैसे जैसे ये कविता आगे बढ़ रही थी तो मन में जो है ना ऐसा लगा कोई मन को झकझोर रहा है जी। तो एक एक शब्द इस कविता के, एक एक भाव इस कविता के, तो जानना चाहते हैं यहाँ पर कि आपकी कविता क्यों झकझोरती है लोगों को, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? यही जो हम आसपास देख रहे हैं, बढ़ती आबादी देख रहे हैं, वाहन देख रहे हैं, इतनी भागदौड़ देख रहे हैं कि फुर्सत ही नहीं है किसी को। मैं देख रही हूँ एक दौड़ जैसी चल रही है, बिल्कुल भागम भाग, बिल्कुल भागम भाग, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, सबको आगे जाना है। क्यों जाना है भाई, किस लिए जाना है? तो ये चीज़ें जो उद्वेलित करती हैं मुझे, तो इसीलिए मैंने लिखा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बिना एसी के रह नहीं पाते। हम पौधा नहीं खरीदते पेड़ लगाने के लिए, हम एसी खरीदते हैं कि ठंडक मिलेगी, लेकिन हम पौधा लगाएंगे तो इससे तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारा वृक्षारोपण ज़्यादा सिद्ध होगा ना एसी से। और ये हुआ है हमारे, हम इतिहास में नजर डालेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे तो यही तो किया है हमारे पूर्वजों ने। उन्होंने पेड़ लगाए, उन्होंने वनों का संरक्षण किया है। तो हमारे जैसे, आप जैसे लोग जो चिंतित हैं समाज को लेके या हमारे आसपास की दुनिया को लेके, वो लिखते हैं और अपने स्तर पे प्रयास करते हैं। और कुछ और महापुरुष होते हैं, वो उसको और बड़े लेवल पे करते हैं। हम कलम के सिपाही हैं, प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम अपनी कलम से वो जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं। बस्तर अंचल बहुत गहरे जुड़ा हुआ है आपके साथ, आपके नाम के साथ। तो जानना चाहेंगे कि प्रकृति के बीच में रह करके बस्तर जैसे क्षेत्र के बारे में अगर आप विचार करती हैं तो ऐसी कौन सी यहाँ पर व्यथा है जो आपको उद्वेलित करती है, व्यथित करती है? वही वृक्षों की कटाई मुझे लगता है कि नहीं, अनाधुन वृक्षों की कटाई नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा। प्रकृति को बचा के रखना चाहिए। बस्तर का श्रृंगार है, वो श्रृंगार है हमारा, हरा सोना जिसको कहा गया है। हमारे सागौन और सालवनों को हरा सोना का कहा गया है। तो उसको बचा के आप जो भी प्रगति और विकास कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, स्वागत है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा रही है, हम पीछे नहीं रह सकते, लेकिन प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ। और यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जनजातीय संस्कृति है, वो तो विलक्षण है, पूरी दुनिया में उसका बोलबाला है। चाहे दशहरा हो या हमारे आदिवासियों के पर्व हो, नृत्य हो, रहन सहन, खान पान, इनका भी शहरीकरण जो हो रहा है उस पर मुझे चिंता होती है कि नहीं होना चाहिए। वो जैसे हैं उनको वैसे रहने देना चाहिए, वो उनकी जीवन शैली है, उनका ध्यान रखें स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके कि उनको चीज़ें मुहैया हो, लेकिन बचाना है कि वो शहरीकरण उन पे हावी नहीं हो, संरक्षित रहें वो गांव, वो जनजीवन, वो उनका अपना नैसर्गिक वातावरण, उनका जंगल, उसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आपकी चिंता और इसी चिंता में जो हमारे दर्शक हैं, इन सब की चिंता को कम करने के लिए दूरदर्शन ने लगातार प्रयास किया है। दूरदर्शन जगदलपुर का कार्यक्रम लोक संगीत, इसके जरिए हम अपने अंचल की लोक संस्कृति का संरक्षण भी करते हैं, आप तक उसे पहुंचाते हैं, इस उम्मीद में कि आप सब उसके संरक्षण और संवर्धन में योगदान देंगे। तो खुदेजा जी, इस मोड़ पर फिर से एक कविता सुनने की चाह पैदा हो गई है। जरूर जरूर। तो ये जो मैं फिक्र कर रही थी कि ये चीज़ों का संरक्षण संवर्धन होना चाहिए, जो हमारी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, तो उसी को लेके मैंने एक कविता लिखी थी कि उत्तर की तलाश में। हर कदम पर एक उत्तर खड़ा, आधा अधूरा, मति भ्रम से ग्रसित, धोखे में लिपटा, ओढ़े हुए सच की नुमाइश करता, लुभाता हुआ आकर्षक चकाचौंध से। बहुतों ने प्रश्न को ही खड़ा कर दिया कटघरे में, बहुतों ने अनुसरण किया गलत उत्तर का, प्रश्न बेचारा भटकता रहा सही उत्तर की तलाश में। मतलब हम दिग्भ्रमित ज्यादा हो गए हैं आज के बाजारवाद के युग में। आपकी ये कविता बहुत सुंदर है और कहीं ना कहीं आपने इसमें जो ये कहा ना कि प्रश्न जो है वो आज कटघरे में खड़ा है और प्रश्न स्वयं जो है उत्तर की तलाश कर रहा है। हाँ, उत्तर मेरे साथ ऐसा क्यों? हाँ, तलाश भी कर रहे हैं और जो उसे उत्तर दिए भी जा रहे हैं तो वो सही उत्तर नहीं मिल रहे हैं, और जो गलत उत्तर मिल रहे हैं उनको सही मान लिया जा रहा है। यहाँ बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत से विरोधाभास हैं इस कविता में, और वो खास हम
बाजारवाद या अंधी दौड़ कह लीजिए जी हाँ, कि पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात जी, कही जी। जो मैं नहीं कह पा रही थी कि पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण। अरे हम भारतीय संस्कृति तो पूरे विश्व में हमारे ऋषि मुनि इनका जी हाँ। और हमारा जड़ी बूटी चाहे समृद्ध चिकित्सा है। का क्षेत्र, हम बहुत समृद्ध है। हमको यही को हमको आगे ले जाना है और अपने ही उसमें रहते हुए हमें काम करना है और होड़ नहीं करनी है। वही जी। अंधानुकरण हमको करने की जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं और समृद्ध हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि मतलब लोगों को एक बेतहाशा जो दौड़ रहे हैं रुकना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल। दौड़ क्यों है और बिल्कुल कहाँ बात- तक लेके जाएगी। बिल्कुल, जो भाषा की भी बात आती जी है तो हाँ। हम अपनी मातृभाषा में बोलने में हिचकते हैं। हमको लगता है कि नहीं, हम इंग्लिश बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी मातृभाषा से जब बात करेंगे और हम खुद उसका मान हमारी सम्मान लोक बोलियाँ, बस्तर की लोक बोलियाँ हाँ। कितनी समृद्ध हैं बहुत अच्छी और अगर है। इनका व्यवहार किया जाए लगातार तो कहीं ना कहीं मतलब व्यक्ति की जो एक अपनी पहचान बनती है, अपनी संस्कृति संरक्षित भी होती है। और अपनापन है इन बोलियों में, अपनापन, जी। अपनापन है, तो आत्मीयता यही जो है। सारे प्रश्न उठते हैं मन में, तो इनका अगर सही उत्तर ना मिले तो सच में व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाए। जी तो हाँ। क्या आपको लगता है कि एक कविता में इतनी ताकत होती है कि वो लोगों के सवाल का जवाब दे पाए और समाज से सवाल कर पाए? नहीं, सवाल से कविता सवाल करती है, जवाब वो पाठकों और ये श्रोताओं पे छोड़ती है जी कि हमने वस्तु स्थिति को आपके सामने यथावत रख दिया है। जी। अब आप इस पे चिंतन करिए, मनन करिए या जी सोचिए और जवाब आप सही लेकर आइए और इसका समाधान करिए। जी। और ये दायित्व सबका है। सबका है, बिल्कुल सबका है ये। जी। सबका है ये मतलब दायित्व। केवल ये नहीं कि हमने लेखक पाठ का भी और जी, पाठक का भी, दोनों का दोनों भी। का। हाँ, और श्रोता का भी और जो भी प्रस्तुत दर्शक का करता भी। है, जी जो हाँ, सबका है दायित्व। अच्छा, उनके माध्यम से पूरे समाज का कह सकते हैं कि बिल्कुल। जो पाठक है, जो जी, सही दर्शक बात है, है। श्रोता है, हाँ। उनके माध्यम से ये बातें आगे और जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए। मतलब कलम ने जो रचा है, जी जो हाँ। उकेरा है, वो पूरे समाज तक पहुंचना चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जी, चाहिए बिल्कुल। कि उसका दायित्व क्या है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये संरक्षण है, संवर्धन है और इसके लिए लगातार साहित्यकारों का प्रयास भी है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपकी कविता जो है वो बहुत प्रेरणा देती है लोगों को, एक विश्वास जगाती है। तो ऐसी कोई कविता अगर आपके पास है जिसमें भरपूर प्रेरणा हो जी हाँ। और विश्वास जगाए वो। हाँ, जी, इस जी। तरह की मैंने एक कविता लिखी तो है जी हाँ। जो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। जी। शीर्षक है कि उग जाओ स्वयं। उग जाओ हाँ, स्वयं। उग जाओ स्वयं। क्या बात है। क्या हमेशा बीज से ही होगे अंकुरित? क्या हमेशा बीज से ही होगे होगे अंकुरित? क्या जड़ें ही सदैव पोषित करेंगी? क्या फूल और पत्तियां ही निखारेंगी सौंदर्य? क्या केवल फल ही करेगा नवसृजन? बहुत सुंदर। किसी पौधे की कलम बनकर उग जाओ कहीं। क्या बात है। किसी पौधे की कलम बनकर उग उग जाओ जाओ कहीं। निर्मित कर लो अपनी जड़ें, फूल, पत्ती, फल भी उगेंगे फिर। क्या बात है। जी जब हम खुद प्रयास करेंगे तो जी हर हाँ। चीज हो जाएगी। सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ। जी। जैसे हम एक पौधा मान ले खुद को, जी हाँ। एक कलम मान ले, कलम कहीं मान ले उगेंगे खुद तो को। उसमें जी हाँ। फूल, पत्ती, जड़, तना, फिर फल, तो सब सभी कुछ आ का जाएगा। नवसृजन खुद होगा। क्या तो बात है। उग जाओ मतलब स्वयं। पोषण भी स्वयं का करना है हाँ, खुद। और नवसृजन भी करना है स्वयं को। हाँ, तो स्व प्रेरित होना जी हाँ। और आत्मविश्वास, आत्मबल होना जी हाँ। और अपने लिए मतलब निराशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आशा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आशा है तो आप बिल्कुल निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। जी हाँ। तो मैं ये देखता हूँ कई बार कि कविता में अगर कहीं निराशा भी है तो उस निराशा को चीर कर आशा की जो किरण है वो साहित्यकार लोगों तक पहुँचाता है। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ। यही काम करते हैं हम। यही काम करते हैं हम। जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या आपको लगता है कि आपकी ऐसी कविताओं से जो पाठक वर्ग है, जो आपके श्रोता वर्ग हैं, वो प्रेरित होते हैं? कितना विश्वास है आपको? मुझे 50% तो है विश्वास जी कि अगर 100% इंस्पायर नहीं भी होते हों, जी हाँ। लेकिन हाँ, उनके मन में एक विचार तो ज़रूर आता होगा। उग जाओ स्वयं अगर वो पढ़ेंगे जी तो हाँ। कहीं ना कहीं उनके बीच में एक प्रकाश का वो फूटता तो होगा, पुंज का एक स्रोत जो होता है वो जी हाँ। स्पार्क ज़रूर करता होगा कि नहीं,
आपको 50% विश्वास है, लेकिन मुझे आपकी ये सारी कविताएं सुन करके और मेरे साथ जितने भी लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, हम सबको 100% अब विश्वास हो गया है कि लोग जो है प्रेरित होंगे और आपकी कविता पर विश्वास ज़रूर करेंगे लोग। जी हाँ, जानना चाहेंगे आपसे कि आपके 2 नए स्वरूप इन दिनों बड़े नज़र आ रहे हैं हमको, एक तो समीक्षक के रूप में और एक संपादिका के रूप में। तो बताइए कि ये समीक्षा का काम जो है, साहित्य की समीक्षा का, ये किस चरण में है, कैसे शुरू हुआ, किसकी समीक्षा कर रही हैं आप? मैं अभी मेरी जो किताब जहाँ से आई है, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन न्यू दिल्ली से, जी हाँ, तो वहीं ने उन्होंने ही भारत के प्रतिष्ठित कहें, स्थापित कहें या जी हाँ। लोकप्रिय कवियों को उन्होंने एक श्रृंखला निकाली, समकाल की आवाज़। जी हाँ, समकाल की आवाज़। जी। तो उसमें जिन लेखकों को उन्होंने पूरे बस भारत के कोने कोने से उन्होंने कवियों को लिया, मोस्टली कवि हैं, और उनकी पूरी अभी शायद उन्होंने 87 किताबें निकाल चुके हैं वो। तो उन्हीं में से मैंने 21 किताबों का चयन किया और 21 किताबों की मैंने पढ़ना और उनकी समीक्षा करना शुरू किया कि समीक्षा, क्योंकि लोग दूसरों को, लेखक जगत की बात करूं तो एक लेखक दूसरे को उतना नहीं पढ़ता है या समय नहीं मिलता है उसको, तो मैंने कहा मैं पढ़ूंगी कि समकाल की आवाज़ क्या है और क्या वो लोग क्या लिख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं अपने समाज और परिदृश्य को, कलम की दिशा क्या है। ये भी जानना जरूरी है। तो इसलिए मैंने उनको पढ़ा और फिर मैंने अभी 17 किताबों की समीक्षा में लिख चुकी हूँ और अभी जो 21 में से 17 तो 4 और चार बची हैं, तो उनको कंप्लीट करूंगी तो समीक्षा की एक किताब आएगी। और समीक्षक क्योंकि उतने हैं नहीं, कवि बहुत मिलेंगे आपको, कहानीकार, उपन्यासकार, व्यंग्य लेखक भी मिल जाएंगे, लेकिन समीक्षा के क्षेत्र में खासकर महिलाओं का उतना नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे पसंद भी आया कि मैं पढ़ूंगी भी, इस बहाने मुझे सीखने जानने का भी मौका मिलेगा, और अगर मैं समीक्षा करती हूँ तो ये एक काम हो जाएगा उन किताबों पर। सही है, केवल ये नहीं कि लिख दिया और साहित्यकार का काम खत्म। और लोग ज्यादातर कितनी, कई बार ऐसा भी होता है हजारों किताबें छप रही हैं, लाखों किताबें छप रही हैं भारत में। दिल्ली में होता है बुक फेयर, हर ही बड़ी जगहों पे बुक फेयर होते हैं, लाखों किताबें आती हैं, तो कितने लोग हैं उस भीड़ में से अगर चमकना है अलग, तो कई बार ये होता है कि समीक्षा के कारण भी कुछ किताबें चमक जाती हैं कि कुछ लोग समीक्षा पहले पढ़ते हैं और फिर मन में इच्छा जागृत होती है कि अरे यार इतनी अच्छी समीक्षा है तो चलो देखें किताब में क्या है। ये एडवांटेज मिलता है कि समीक्षा पढ़ के लोग प्रेरित होते हैं कि इस किताब को पढ़ना चाहिए। और संपादन का ऐसा हुआ कि कुछ जब लोगों में कुछ साहित्यिक सर्कल में जब ये बात उठी कि हम किताब पत्रिका निकालना चाहते हैं, तो मुझसे भी कहा गया कि आप क्या संपादन सहयोग करेंगी, तो मुझे लगा कि ये तो मेरा ही कार्य क्षेत्र है, तो फिर मैं उस पर राजी हो गई। संपादन में वनप्रिया है और एक साहित्य सारांश है। साहित्य सारांश और वनप्रिया, ये 2 पत्रिकाएं हैं जिनका साहित्य सारांश की संपादक हूँ और वनप्रिया की सह संपादक हूँ। चलिए, इन आपके सारे जो काम हैं इन दिनों आप कर रही हैं, नया स्वरूप है जो हम चाहेंगे कि और ज़्यादा निखरे, आपकी कविताएं और ज़्यादा सार्थक हों, और इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी कविताओं के ज़रिए अपने मन की बात हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए खुदेजा खान जी आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आभार, मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ